मुझे तो कॉन्फिडेंस था अपने रिजल्ट्स में कि मेरे एटलीस्ट आ जाएंगे, 190 से ज़्यादा आ जाएंगे। आपको पैटर्न आना चाहिए एमसीक्यूज़ का, आपको एमसीक्यूज़ नहीं याद होने। आप बीच में ब्रेक्स लें, आप अपने उस टाइम को मैनेज करते हुए, लेकिन आप अपने स्ट्रेस को ना बिल्कुल बिल्डअप ना होने दें। मॉडरेट होता है हमेशा, कुछ इजी पोर्शंस होते हैं और कुछ डिफ़िकल्ट पोर्शन। अपनी फैमिली को आप बिल्कुल छोड़ ना दें कि आप इग्नोर करने लग जाएं, लोगों पे गुस्सा करने लग जाएं या बहुत ही टेंशन में पड़ जाएं। आपने पढ़ाई करनी है लेकिन लाइफ गोज़ ऑन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला सईद है और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इस साल एमडी कैट में मेरी सेकंड पोजीशन आई है और 195 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 200। आपने एफएससी और मैट्रिक में आपके कितने नंबर हैं? एफएससी और मैट्रिक में मेरे कोई कंपैरेटिवली इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं थे, तो इसलिए लोगों को डिस्करेज भी नहीं होना चाहिए। मैट्रिक में मेरे 998 मार्क्स थे और एफएससी में 1005 मार्क्स थे मेरे। अच्छा, तो आप अपना एमडी कैट जर्नी के बारे में बताइएगा। एमडी कैट की जर्नी, जब जैसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए उससे नेक्स्ट डे ही बिल्कुल एकेडमी मैंने ज्वाइन तो की थी, लेकिन एज सच मुझे एकेडमी का इतना फ़ायदा नहीं महसूस हुआ। तो आपने कैसे घर में पढ़ाई की? क्या स्केड्यूल होता था आपका? कितने महीने आपने तैयारी की? जितने टाइम था बीच में, एक बार एक्सटेंड भी हो गया, एमडी कैट की डेट आगे हो गई। उस सारे टाइम में मैं एकेडमी तो जाता रहा, लेकिन उससे ज़्यादा कि मैं घर में ख़ुद बुक की रीडिंग करता। उसके अलावा एज सच सिर्फ पास्ट पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करना या बुक को रीड करना, उसके अलावा मैंने एज सच कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं की। अच्छा, ये बताएं अब्दुल्ला कि आपने सब्जेक्ट वाइज कैसे, जैसे बायोलॉजी है, फिज़िक्स, हम सब्जेक्ट वाइज अगर आपसे पूछें तो अलग अलग अगर आप उसकी हमें गाइडेंस दे दें। सब्जेक्ट वाइज बायोलॉजी और केमिस्ट्री मुझे एज सच मुश्किल नहीं लग रही थी एट फर्स्ट, और यही होता है कि जो आपको सब्जेक्ट आसान लगता है फिर उसमें आपको प्रॉब्लम्स होते लग जाते हैं क्योंकि आप उस पर इतना फोकस नहीं करते। अब एमडी कैट का जैसे टेस्ट था उसमें मेरे बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, बाकी सेक्शंस में कोई मिस्टेक नहीं और सारी केमिस्ट्री के सेक्शन में मिस्टेक हुई। हालांकि मैं समझ रहा था कि केमिस्ट्री का सेक्शन ईजी होगा, इसलिए आपने लाइटली नहीं लेना किसी चीज़ को, स्पेशली जो आपको खुद इजी महसूस हो, आपने उसको सबसे सीरियसली लेना है। अच्छा, तो आपने, चूँकि आपकी केमिस्ट्री में ज़्यादा मिस्टेक्स हुई, तो आपने उससे क्या लेसन लर्न किया, उसके थोड़ा डिटेल में बता दें। लेसन मैंने उससे तो यही लर्न किया कि आपको पहली बात यह है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है टेस्ट देते वक्त वो है एमसीक्यू बहुत गौर से पढ़ें। आपको आता होता है और लोग कभी कभार उसको गलत कर देते हैं, वो एमसीक्यू को कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ते, बीच में एक बार वो नॉट लिख देते हैं या नो लिख देते हैं और काफ़ी लोग उसको गलत कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको नोट्स वगैरह या इस तरह की चीज़ पे फोकस करने की इतनी ज़रूरत नहीं, ना आपको एकेडमी पे इतनी फोकस करने की ज़रूरत है। आपको जो बुक में एग्जैक्ट लिखा हुआ है आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, और आप पास्ट पेपर से लर्न करें इसके बजाय कि आप उन एमसीक्यू से लर्न करें जो एकेडमी बनाती है या दूसरे लोग बनाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी का बता दिया आपने, केमिस्ट्री का बता दिया, फ़िज़िक्स के बारे में? फ़िज़िक्स लोगों को काफ़ी मुश्किल लगती है क्योंकि वो समझते हैं कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे या न्यूमेरिकल्स बहुत टफ होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जो मैंने नोटिस किया है पेपर में, वो यूजुअली जो दिए होते हैं एमसीक्यूज़ वो कंपैरेटिवली बहुत इजी होते हैं उससे जिस तरह के प्रैक्टिस में लोग करवाते हैं या एकेडमीज़ करवाती हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत कम होते हैं और इतना कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं होता जितना लोग समझते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा तो होता है, बंदे ने बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना होता किसी चीज़ पे, लेकिन ऑब्वियसली इतना टफ नहीं होता जितना लोग उसको कर देते हैं। और आपने चूँकि एकेडमी भी ज्वाइन नहीं की हुई थी, तो लॉजिकल रीजनिंग की फिर तैयारी कैसे की? क्योंकि यूजुअली तो वो एफएससी में नहीं पढ़ाया जाता। मैंने एकेडमी ज्वाइन तो की, लेकिन अब मैं क्लास लेता था तो मुझे इतना उससे कोई नहीं था कि इससे कोई मुझे हो रही है, मेरी तैयारी हो रही है, इसलिए मुझे उससे तसल्ली नहीं होती थी। मैंने उसके बजाय लॉजिकल रीजनिंग, आपको वो बुक्स देते हैं प्रैक्टिस की, आप एक बार उसको देख लें, आपको पैटर्न आना चाहिए एमसीक्यूज़ का, आपको एमसीक्यूज़ नहीं याद होने चाहिए कि किस तरह इसको बस सॉल्व किस तरह करना है। आपको एक बार उसको आंसर्स को चेक करें कि एमसीक्यू उन्होंने इसमें
किस तरह सॉल्व किया, आपको उससे खुद ही पता चल जाना चाहिए कि ऑब्वियसली हर किसी की कैपेसिटी डिफरेंट होती है लर्निंग की, लेकिन फिर भी एकेडमी के बजाय इफ़ यू थिंक आपको ज़रूरत नहीं है एकेडमी की, आप खुद भी कर सकते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि अगर आपने मैट्रिक एफएससी में हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल समझ के पढ़ा है तो आपके लिए एमसीक्यू को समझना और सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, रादर देन कि आप एमसीक्यूज़ के रट्टे लगाते रहें क्योंकि आपने पीछे आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरे ख्याल से जो लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे कर लेते हैं ना, उनको एकेडमी की ऑब्वियसली नहीं इतनी ज़रूरत, बिल्कुल उनके लिए जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं उनको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस रीडिंग की, और यानी आप टॉपिक को पढ़ें एक बार और आप देखें किस तरह के एमसीक्यूज़ उससे बने हुए हैं। पहले जिनके बेसिस अच्छी है वो एकेडमी ना ज्वाइन करें, मेरे ओपिनियन में एटलीस्ट इतना है। ठीक। अच्छा, तो टोटल आपने कितने मंथ्स तैयारी की थी एमडी कैट की? अबाउट 2 मंथ्स, मेरे ख्याल से 2 मंथ्स ही बनते हैं, 60 डेज। तो उसमें आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैं हमेशा कहता हूँ कि आप दूसरों को ना देखा करें कि दूसरे कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि बंदे को आप अपने बारे में बेस्ट खुद ही पता होता है कि उसको कितनी ज़रूरत है। आप इतना पढ़ा करें कि आपको तसल्ली हो जाए अपनी तैयारी से, कि आपको लगे आप प्रिपेयर्ड हैं। क्योंकि मैं पर्सनली मैं तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता था, मेरे से नहीं बैठा जाता। ये जो काफ़ी लोग कहते हैं कि आप 12 आवर्स 14 आवर्स पढ़ें घर बैठ के, मैं मैक्सिमम अगर करता भी था तो 4 आवर्स 5 आवर्स, मेरे से इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता था घर में। तो इसकी शायद वजह यही थी कि आपने एफएससी मैट्रिक में अपनी अच्छी बेस बनाई हुई थी, कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग थे, समझ के आपने पढ़ा हुआ था। मेरे ख्याल से ऐसा ही है, जिनके बेसिस अच्छी है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, उनको नहीं ज़रूरत होती कि वो बैठ के 12-12 घंटे पढ़ें। जो 12-12 घंटे बैठ के पढ़ते हैं लोग, ऑब्वियसली उनको ज़रूरत होती होगी पढ़ने की इतना, लेकिन अब अगर आपको एक चीज़ आती है, टॉपिक की लेंथ सेम है, हर किसी ने टॉपिक वही पढ़ना है, लेकिन अब जिसको टॉपिक समझ अच्छा आता है वो उस पर कंपैरेटिवली कम टाइम लगाएगा कंपेयर टू वो जिसके इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है टॉपिक। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, आपने कितनी रिविजन्स की थी इन 2 महीनों में? मैंने टोटल सिर्फ कोई एक बार कंप्लीट किया सिलेबस और एक बार उसको रिवाइज़ किया। एक बार कंप्लीट किया और फिर हमारा नम्स का टेस्ट था और उसके बाद मैंने एक बार रिवाइज़ किया बस। ठीक है। अच्छा, आपका ये जो इस दफ़ा एमडी कैट का पेपर हुआ है, इसका क्या तज्ज़िया है? काफ़ी लोग कहते हैं कि टेस्ट इजी होता है और फिर वो वही लोग होते हैं जिनका टेस्ट अच्छा हुआ होता है, और जो लोग जिनका टेस्ट अच्छा नहीं होता वो कहते हैं मुश्किल है। लेकिन असल में आपकी जिस तरह की तैयारी होगी आपको वैसा ही फील होगा टेस्ट के बारे में। मुझे टेस्ट मुश्किल नहीं लगा क्योंकि मैंने तैयारी की थी अच्छी। अब जिन लोग कहते हैं कि बहुत इजी है, उनकी भी आपको बात ऐसे सुननी नहीं चाहिए। आपको तैयारी इस तरह करनी चाहिए कि टेस्ट मुश्किल आए, लेकिन यह भी नहीं कि आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाके ऐसे एमसीक्यूज़ ढूंढने जो आ भी नहीं सकते। यानी टेस्ट मॉडरेट होता है हमेशा, कुछ इजी पोर्शंस होते हैं और कुछ डिफ़िकल्ट पोर्शंस होते हैं। अब आप टेस्ट भी ऐसे सॉल्व करें कि आप पहले सिर्फ इजी पार्ट्स को करें। अब मैंने जब टेस्ट सॉल्व किया तो मैं एमसीक्यूज़ फर्स्ट टाइम में सिर्फ वो एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहा था जो मुझे बिल्कुल इजी लग रहे थे, जिनमें मुझे कोई डाउट नहीं था। सेकेंड अटैम्प्ट में जो थोड़े मॉडरेट से थे और थर्ड अटैम्प्ट में जो काफ़ी डिफ़िकल्ट मुझे फ़ील हुए, मैंने उन पर एक्चुअल टाइम लगाया। इस तरह बंदे को अपनी अप्रोच रखनी चाहिए टेस्ट के बारे में। तो आपने पहले प्रैक्टिस की हुई थी FLPs जो कहते हैं कि फुल लेंथ पेपर्स करें, वो आपने किए हुए थे? अब एकेडमी में वो आपको देते हैं FLPs वगैरह, लेकिन जो एकेडमी में आपको टेस्ट देते हैं ना, उससे आपको MD कैट की इतनी, मेरे ख्याल में इतनी अच्छी फ़ील नहीं आती MD कैट की। आपने अगर MD कैट की अच्छी फ़ील लेनी है ना, तो आप पुराने MD कैट के पेपर्स ही चेक करें। ख़ास तौर पे अगर आपने फ़ेडरल का टेस्ट देना है तो आप फ़ेडरल का लास्ट ईयर का टेस्ट चेक करें, उससे पिछले ईयर का चेक करें। और पंजाब का देना है तो पंजाब का चेक करें। तो FLPs आप अपने टाइम में ही, पास्ट पेपर हर जगह ऑनलाइन होते हैं, आप उसको देख लें, यही बेस्ट है। ठीक है। कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज जो आपने यूज़ किए हों? ऑनलाइन रिसोर्सेज होते तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको बस ज़रूरत नहीं है उनकी, क्योंकि टेस्ट तो वैसे ही अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, सारा कुछ आपको वैसे ही मिल जाता है, काफ़ी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी मिल जाता है आपको। तो आप उसको खुद ही देख लें अगर आपको फील होता है कि आपको ज़रूरत है उसकी। ठीक है।
तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी एमडी कैट में इतने अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी और आपकी माशाल्लाह से जैसे अब सेकंड पोजीशन आई है, तो आप ये पोजीशन अपनी तैयारी से आप इतने मुतमईन थे कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? अब जब बंदा टेस्ट देने बैठता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि उसको कितना अच्छा आता है और उसके कितने एमसीक्यूज सही हैं या गलत हैं, और उसी दिन की तो मिल जाती है आपको। तो जब मैंने टेस्ट दे के निकला तो मुझे तो कॉन्फिडेंस था अपने रिज़ल्ट्स में कि मेरे एटलीस्ट आ जाएंगे, 190 से ज़्यादा आ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, सारा कुछ बंदे की दुआ से मेहनत से ही होता है। तो 195 मेरे मार्क्स आ गए उसके बाद। अच्छा अब्दुल्ला, आपने बताया कि आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए, लेकिन जो थोड़े बहुत आपने यूज़ किए उनके बारे में आपका क्या फीडबैक है? अब मैंने एक वेबसाइट मेरे दोस्तों ने और लोगों ने मुझे कहा premed.com के नाम से। अब कुछ लोगों को मे बी वो हेल्पफुल लगे, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो एक तो जब उस पर आप टेस्ट देते हैं, आपको नहीं पता होता, आपके अगर रैंडम टेस्ट है तो आपको नहीं पता होता वो किस चीज़ का टेस्ट है, और जो सिलेबस हर साल चेंज हुआ होता है तो आपको काफ़ी चीज़ें इररेलेवेंट होती हैं, तो उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं होता मेरे ओपिनियन में। अगर आपको स्पेसिफिकली पता हो कि आप कौन सा टेस्ट है तो आप उसको खुद ढूंढ के आप उसको सॉल्व करें, ये बेहतर है। ठीक है, तो आपके ख्याल में क्या सिलेबस की तब्दीली थी इस दफ़ा? मेरे ख्याल में इस साल का सिलेबस थोड़ा बहुत रिड्यूस था, काफ़ी कम था, मुझे फ़ील हुआ कम था। लास्ट ईयर और इस ईयर में काफ़ी मिलता जुलता सिलेबस था, और एज सच कोई काफ़ी ऐसे टॉपिक्स थे जो पहले दिए हुए थे, जो लोग इम्पॉर्टेंट समझते थे लोग, वो नहीं है इस बार, इसलिए काफ़ी डिफरेंट था सिलेबस। तो यू सजेस्ट कि जब भी एमडी कैट अनाउंस हो और जो उसका करंट सिलेबस हो उसको फॉलो करना चाहिए? एब्सोल्युटली, जो अभी आपका सिलेबस है ना, आप सिर्फ उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें। जो इररेलेवेंट एमसीक्यूज़ हैं उन पे आप बिल्कुल भी टाइम ना ज़ाया करें अपना, क्योंकि मैंने ऐसी वेबसाइट्स पे यही होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो पेपर्स या एमसीक्यूज़ होते हैं वो पुराने होते हैं, या अब उनका कोई टॉपिक चेंज हो गया होता है, तो वो फील होता है आपको कि वो बिल्कुल भी आपसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यू मीन टू से कि हर साल जो सिलेबस अनाउंस होता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है एमडी कैट में? आपको ऐसा कोई सवाल फील नहीं हुआ एमडी कैट पेपर में जो आउट ऑफ सिलेबस आया हो? आउट ऑफ सिलेबस बहुत कम, अगर दे भी देते हैं वो, इस साल मेरे ख्याल से एक एमसीक्यू आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन वो फिर उसके मार्क्स भी देते हैं आपको, तो इसलिए आपने उसकी आउट ऑफ सिलेबस की आपने टेंशन नहीं लेनी कि अगर एज सच तो आते ही नहीं है आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़, लेकिन आ भी जाए तो वो उसका आपको कॉम्पनसेट कर देंगे होपफुली। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, आपने बुक्स सिर्फ, जैसे आपने तो फेडरल से दिया ना मैट्रिक एफएससी, तो आपने बुक्स फेडरल की ही पढ़ी थी या कोई और भी पढ़ी थी? मैंने तो बुक्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बस फेडरल की पढ़ी है। पहले भी मैंने फेडरल ही पढ़ी हुई थी, तो मुझे वो वैसे भी इजी लग रहा था। अब काफ़ी लोग होते हैं वो दूसरी बुक्स पे काफ़ी फोकस देते हैं, लोग कहते हैं पंजाब की बुक अच्छी है, पंजाब की बुक पढ़ें। अब जो लोग फेडरल का टेस्ट दे रहे हैं, मैं कहता हूँ उनको पंजाब की बुक थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी कर देती है, क्योंकि कुछ कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स होती हैं बीच में। एक सवाल में उसका कोई और आंसर दिया होता है, फेडरल में उसका कोई और आंसर दिया होता है। और जब आप फेडरल का टेस्ट दे रहे हैं, आपने फेडरल की बेसिस पे आंसर करना है। आप पंजाब का टेस्ट दे रहे हैं, आपने पंजाब की बेसिस पे आंसर करना है। तो आप उस बुक पे ज़्यादा फोकस करें जो आपके उस पे है। आप दूसरी बुक को एक बार ऐसे टॉपिक्स रीड कर लें जो एक में हैं लेकिन दूसरे में नहीं हैं, अगर आपको फील होता है कि आपको उसकी ज़रूरत है। अच्छा अब्दुल्ला, हमसे ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एमडी कैट रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने चूँकि अभी फ्रेशली किया है और बहुत फ्लाइंग कलर से किया है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यू बीइंग अ यंगस्टर ऑल्सो, आपकी क्या टेक है इसके बारे में कि लोग एमडी कैट रिपीट करें ना करें? मेरे ख्याल में जो लोग, जिनको ऑब्वियसली पैशन है मेडिकल का, उनका शौक़ है, इंटरेस्ट है, और वो थोड़े से रह गए हैं, या 1% 2%, यानी कि वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं अपना रिज़ल्ट, और वो थोड़े से रह गए हैं, तो वो ज़रूर ट्राई करें। ऑब्वियसली इसका होता है, हमारी सोसाइटी में थोड़ा स्टिग्मा है रिपीट करने का, लेकिन फिर भी अगर आप कर सकते हैं आप ज़रूर करें। और आप अपना, अगर आपको फील होता है कि आपकी फ़र्स्ट टाइम में जो अटैम्प्ट थी, आपकी जो मिस्टेक्स थी, आप उनको खुद ही इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप खुद ही इम्प्रूव करें। एकेडमीज़ वगैरह बेशक ना आप जाएं, आप अपने उस पर खुद ही फोकस करें। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएं कि आपको डॉक्टर बनने का शौक़ कैसे हुआ? ऑब्वियसली डॉक्टर बनने का शौक़, एक तो बंदे की क्यूरियोसिटी होती है थोड़ी बहुत,
उसके अलावा एक तो मुझे मैथ्स बहुत बुरी लगती, मेरे से मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जाती, और मुझे इंजीनियरिंग वगैरह इस तरह की फील्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मेडिकल में ये मुझे थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड या उस तरह की जो चीज़ है उसका ज़्यादा मुझे शौक़ था कि आप किसी उस रिसर्च से रिलेटेड या सब्जेक्ट हो उसमें आप जा सकते हैं, ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील हुआ था। ठीक है। वैसे अब्दुल्ला की मदर भी डॉक्टर हैं और इनकी बड़ी सिस्टर भी डॉक्टर हैं। अच्छा, ये बताइए अब्दुल्ला कि आप कौन से मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट कर रहे हैं? मैं तो RMU रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी को ही ऑप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो बंदे को ये देखना चाहिए, काफ़ी लोग मैंने देखे हैं वो उनकी फैमिलीज़ रह रही होती हैं पिंडी वगैरह इस्लामाबाद में, लेकिन वो किंग एडवर्ड जाना चाहते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है, वो लाहौर चले जाते हैं। अब उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, हॉस्टल में रहना इजी नहीं है, और फैमिली के साथ बंदा खुश भी रहता है, बंदे के लिए इजी होता है। तो अगर आपको फ़ील होता है कि आप जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन आप उसको भी देखें कि आपको कंफर्टेबल किधर फील होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में मोस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सिमिलर हैं। लोग कहते हैं कि वो टॉप पे यूनिवर्सिटी है तो बेहतर है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो टॉप पे हो तो उसमें कुछ डिफरेंट हो, वो तो बस मेरिट पे डिसाइड होता है। अच्छा अब्दुल्ला बेटा, ये बताएं कि लास्ट 7 डेज़ को यूजुअली बहुत फोकस करते हैं लोग कि आखिरी 7 दिनों में, एक हफ्ता, क्योंकि बहुत क्रिटिकल होता है बिफोर MD-CAT, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए? मेरे ओपिनियन में लास्ट 7 डेज़, अब बाकी से अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं भी है ना, आप एक बार उस चीज़ को गो थ्रू करें, आप बस रिवाइज़ करें उसको, सारा कुछ आपने जो भी पढ़ा है आप उसको, एक पहली बात आप बुक को रीड करें, सिर्फ आप बुक पे फोकस करें, स्पेशली लास्ट 7 डेज़ में, क्योंकि सवाल तो बुक से बनने हैं। आप रिवाइज़ करें, आप अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा बहुत फोकस करें। काफ़ी लोग रात के 2-3 बजे तक जाके पढ़ते रहते हैं। आप कोशिश करें कि आप अपनी स्लीप पे निगलेक्ट ना करें, आप जल्दी सो के जल्दी उठ जाएं बेशक, लेकिन लास्ट मिनट प्रेपरेशन से बेहतर है कि आप लास्ट मिनट रिवीजन करें। आपको तैयारी आपको कंप्लीट नहीं लग रही, लेकिन जो आपको अच्छी तरह आता है आप उसको एक बार रिवाइज़ कर लें ताकि आपको वो भी ना भूल जाए। ठीक है। और जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे मैनेज करें? अब हर कोई ऑब्वियसली हर कोई डिफरेंट तरह से स्ट्रेस लेता है, मैनेज करता है। कुछ लोगों को स्ट्रेस कम फील होता है, ज़्यादा फील होता है। आप एक तो पहली बात यही है, मैंने जैसे कहा कि आप बिल्कुल पढ़ाई पे ना वो करें, क्योंकि आपकी लाइफ साथ साथ चल रही है। आप थोड़ा बहुत अगर कर सकते हैं, आपको फील होता है कि आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं, एक दिन में मैक्सिमम 2 घंटे 3 घंटे आप बीच में ब्रेक्स लें। अब अपने उस टाइम को मैनेज करते हुए, लेकिन आप अपने स्ट्रेस को ना बिल्कुल बिल्डअप ना होने दें। आप अपने साथ साथ ना उसके थोड़ा बहुत अपने आप को रिलीफ दें कि आप अपने बिल्कुल टेंशन में ना पड़ जाएं और आप सिर्फ पढ़ाई पे ना रहें। तो अब्दुल्ला आप क्या करते हैं, गेम करते हैं या क्या? क्योंकि मुझे अब्दुल्ला के बारे में ये बात पता चली है कि ये सोशली एक्टिव नहीं है, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अदरवाइज फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करता ये बच्चा। तो फिर आप कैसे, जब आप टाइम आउट लेते हैं तो आप गेम करते हैं, क्या करते हैं? MD-CAT में तो एज सच मैंने इतना कोई ही नहीं किया। फैमिली के साथ कभी किधर चले जाते, हम एक बार बस बीच में गए थे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मरी गए थे, वो मैंने टाइम ऑफ लिया था बीच में। अदर देन दैट सोशल मीडिया, काफ़ी लोग उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे शुरू से सोशल मीडिया का शौक़ नहीं, आई थिंक बहुत नेगेटिव चीज़ है, ख़ासकर लिए स्टूडेंट्स के लिए। तो आप अगर आप कर सकते हैं तो आप इसको बिल्कुल फॉरगो कर दें, एटलीस्ट अनटिल आपके MD-CAT का टेस्ट हो जाता है। उसके बाद बेशक आप कर लें, क्योंकि यही 1 या 2 मंथ्स हैं आपके पास। इसमें अगर आप छोड़ सकते हैं तो आप ज़रूर अपनी उसको फॉरगो करके किसी और चीज़ पे आ जाएं। तो आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देते हैं? कामयाबी का क्रेडिट ज़ाहिर बात है, अगर अल्लाह नहीं चाहता तो बंदे का कभी भी सक्सेस हो ही नहीं सकता, तो क्रेडिट तो अल्लाह का है। बंदा अपनी मेहनत ज़रूर करे, लेकिन बंदा बाकी रिलीजियस एस्पेक्ट को नेगलेक्ट ना करे, दुआ मांगे, नमाज़ पढ़े, नमाज़ पूरी पढ़े अपनी 5 वक्त की, और बस बंदा अपनी तरफ से पूरी मेहनत करे। अब्दुल्ला इज़ बीइंग हम्बल, वो ये नहीं बता रहे कि उनकी बहुत सारे और लाइफ में कुछ ऐसी अच्छी आदतें हैं जिसका असर आपकी ज़रूर कामयाबी पर पड़ता है। ही इज़ अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड और अपनी ग्रैंड मदर का बहुत ख्याल रखते हैं ये लोग।
तो अब्दुल्ला, आप कोई टेक होम मैसेज क्यों फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल एमडी कैट या तो रिपीट कर रहे होंगे या नेक्स्ट ईयर लेंगे? मेरी तरफ से तो बस यही मैसेज है। पहला मैसेज मेरा ये है कि आप दूसरों को ना देखें, आपको बेस्ट पता है कि आपने तैयारी कैसे करनी है। एक मेरा मैसेज ये है कि आप पढ़ाई पे 100% बेशक फोकस ना करें, आप अपनी बाकी चीज़ों को निगलेक्ट ना करें। ख़ास तौर पे अपनी फैमिली को आप बिल्कुल छोड़ ना दें कि आप इग्नोर करने लग जाएं, लोगों पे गुस्सा करने लग जाएं या बहुत ही टेंशन में पड़ जाएं। आपने पढ़ाई करनी है लेकिन लाइफ गोज़ ऑन, आपने अपनी बाकी सारी चीज़ों को भी फोकस करना है। आपने अपने फैमिली के साथ भी उनका ख्याल रखना है, आपने उनसे बात करनी है, क्योंकि ये जर्नी आपकी सिर्फ आपकी जर्नी नहीं, क्योंकि आपकी तो खुशी है लेकिन आपकी फैमिली की, आपके माँ बाप की भी बहुत खुशी है इसमें। तो इसलिए आप इसको निगलेक्ट ना करें प्लीज़। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला फॉर बीइंग विद अस।